नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल पर। यहां आपको मिलेगा यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य का सटीक मार्गदर्शन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल चुना है तो यह चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ये हिंदी साहित्य ऑप्शनल सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में सिलेबस और स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप देख लें। उस लेक्चर के आखिरी में मैंने बताया था कि हमारा आज का लेक्चर क्या होगा। आज का जो क्लास है वो बेसिकली एक ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें हम कुछ मूलभूत शब्दावलियों को जानेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जो आगे चलकर आपकी हिंदी साहित्य में बेहतर और मजबूत पकड़ बनाने में, पूरे सिलेबस को मजबूत पकड़ बनाने में आपको मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज के क्लास की पूरी चर्चा किन किन मुद्दों पर होगी, हम उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ मूलभूत शब्दावलियों पर, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, ये आपको आगे चलकर सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से समझने में आपको हेल्प करेगा। ये पूर्णतः ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें सिलेबस का कुछ भी हिस्सा नहीं है, लेकिन सिलेबस को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पूरे साहित्य को पढ़ने के दौरान आपको एक शब्द कई बार मिलेगा, और वो शब्द है वाङ्मय। वो क्या शब्द है? वाङ्मय। ठीक है, इसके अलावा और भी कई जगहों पर आपको ये शब्द सुनने को मिला होगा। तो दरअसल इस शब्द का मतलब क्या है, हमको वो जानना है। वाङ्मय दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वाक्, वाक् जोर मैं। ठीक है, वाक् का सीधा सीधा अर्थ होता है भाषा। ठीक है, तो वाङ्मय का बेसिक अर्थ है भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति। ठीक है, वाङ्मय का क्या मतलब है? भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति। यानी आप किसी से बात करते हैं, अपनी बातों को उसके सामने अभिव्यक्त करते हैं, तो जो भी भाषा के माध्यम से आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वही वाङ्मय है। ठीक है, ना केवल आप, जैसे दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के समझ रहे हैं तो वो भी एक तरह का वाङ्मय है। जैसे इंटरनेट पे कुछ लिखा हुआ है, वो भी एक तरह का वाङ्मय है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल आप देखिए, दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए, ये एक तरह का वाङ्मय है। अब हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं भाषा के माध्यम से की गई किसी भी अभिव्यक्ति को, तो दरअसल यहाँ पे भाषा का मतलब क्या है, ये हमको जानना। तो देखिए, भाषा मूलतः दो अर्थों में प्रयुक्त की जाती है। भाषा, इस शब्द को दो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक, इसका एक व्यापक अर्थ है और एक सीमित अर्थ है। एक इसका व्यापक अर्थ है और एक सीमित अर्थ है। व्यापक अर्थ क्या है? किसी भी तरह की अभिव्यक्ति, आप यदि किसी भी तरह की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं किसी भी तरह के माध्यम से, तो वो भाषा का एक रूप है, वो भाषा का व्यापक अर्थ है। जैसे संकेतों की भाषा। संकेतों की भाषा, आपने किसी को उंगली दिखाई, अपने होठों पर रखकर, वो सामने वाला समझ गया कि आप उसको चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या है? संकेतों की भाषा है।
दूसरा क्या है, पशु पक्षियों की भाषा, पशुओं की भाषा, उनकी भी अपनी भाषा है, जो हमको नहीं समझ में आती उनको समझ में आती है, तो वो भी भाषा का एक व्यापक अर्थ है। इसके अलावा मान लीजिए रेड लाइट सिग्नल पर आप रुके, रेड लाइट जली और आप रुक गए, ये क्या है, ये भी एक तरह की भाषा है, ये भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, ये भी भाषा का एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा का सीमित अर्थ क्या है। सीमित अर्थ में भाषा को कहते हैं शब्दों की भाषा, जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, वो भाषा का सीमित अर्थ है। जैसे ये मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है। ठीक है, तो हम जो आम तौर पर भाषा का मतलब समझते हैं वो ये सीमित अर्थ वाला मतलब समझते हैं। हम ये समझते हैं कि कुछ लिख कर किसी को बता देना, कुछ बोल कर किसी को बता देना, यही भाषा है। लेकिन अगर हम भाषा की परिभाषा देखें तो ये भाषा का बेहद सीमित अर्थ है। भाषा का व्यापक अर्थ है किसी भी रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाना भाषा है, चाहे वो शब्दों के माध्यम से किया जा रहा हो, संकेतों के माध्यम से किया जा रहा हो या किसी अन्य तरीके से किया जा रहा हो, उस सब का सब भाषा के अंतर्गत आता है। तब सवाल ये उठता है कि वाङ्मय में हमने जिस भाषा की बात करी है वो कौन सी भाषा है? क्या वो भाषा के व्यापक अर्थ भाषा का जो व्यापक अर्थ है उसको समेटता है, या फिर वाङ्मय में जो भाषा है वो भाषा के सीमित अर्थ वाला भाषा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वाङ्मय में जो भाषा है वो दरअसल इस रूप में आता है, उसके सीमित अर्थ के रूप में आता है। यानी अगर हम एक वेन डायग्राम बनाएं तो अगर ये है भाषा तो ये है वाङ्मय। ठीक है, मतलब भाषा का कुछ हिस्सा वाङ्मय है, यानी शब्दों की भाषा, मौखिक या लिखित रूप में शब्दों की भाषा के माध्यम से कुछ अभिव्यक्त कर पाना ही वाङ्मय है। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वाङ्मय है। किसी ने पूछा कि वाङ्मय क्या है, आपने कहा कि भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वाङ्मय है। तो कौन सी भाषा? तो दरअसल शब्दों की भाषा, मौखिक या लिखित रूप में। आपने लिख कर किसी को कुछ बोल दिया, कुछ बता दिया, आपने बोल कर किसी को कुछ बता दिया, तो ये जो आपने किया वो दरअसल वाङ्मय का हिस्सा है। आपने संकेतों के माध्यम से किसी को कुछ बताया, वो वाङ्मय का हिस्सा नहीं है। तो ये रहा हमारा पहला शब्द, जो आगे चलकर आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा। इस वाङ्मय के भी कई भेद हैं। जैसे हम बात करेंगे वाङ्मय के भेदों की, तो वाङ्मय के 3 भेद हैं। वाङ्मय के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है एक है वार्ता, दूसरा है शास्त्र और तीसरा है साहित्य। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपने मूल विषय पर। ठीक है, ये वाङ्मय के 3 अलग अलग भेद हैं। अब वार्ता का मतलब क्या है, शास्त्र का मतलब क्या है, साहित्य का मतलब क्या है, जो हम वास्तव में पढ़ने वाले हैं। तो वार्ता का आम तौर पर जो मतलब होता है, जो हम समझते हैं, वो होता है बातचीत। हम यही कहते हैं कि हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं।
ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है, अगर हम बात करें इसकी परिभाषा क्या है, तो मूल रूप से आप याद रखिए कि यदि आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं और उसमें अर्थ का महत्व शब्दों के महत्व की तुलना में ज़्यादा है तो वो वार्ता है। मैं फिर से बोलता हूँ, यदि अर्थ का महत्व ग्रेटर देन शब्दों के महत्व। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे मैं आपको एक वाक्य बोलता हूँ कि झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। क्या है? झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। अब जरा वार्ता के नज़रिए से इस वाक्य को हम पढ़ते हैं। इसमें आप मुझे बताइए, शब्दों का ज़्यादा महत्व है या फिर अर्थ का ज़्यादा महत्व है? इसमें दो शब्द हैं, दांत खट्टे। तो क्या ऐसा है कि झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के दांत वास्तव में खट्टे किए हों, दांत में कुछ नींबू रगड़ के खट्टा कर दिया हो? ऐसा तो है नहीं। इसका अपना कुछ और अर्थ है। इसका अर्थ है कि अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हरा दिया, लड़ाई में हराया। तो ये जो पूरा वाक्य है, इसका अपना एक अर्थ निकल के आता है जिसका महत्व शब्द के महत्व से ज़्यादा है। शब्द का तो यहाँ महत्व ही नहीं है। अगर आप शब्द की बात करें तो दांत खट्टे होने का मतलब कुछ और होता है। दांत खट्टा कर देना, अगर हम शब्दों पर जाएं तो दांत खट्टा होना मतलब दांत के ऊपर कुछ लगा दिया खट्टा वाला चीज़। ऐसा तो है नहीं, यहाँ अर्थ है। तो दांत खट्टे होने का कुछ अर्थ है। इसी प्रकार नाको चने चबवाना, एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, नाको चने चबवाना। अब क्या वास्तव में कोई नाक से चना चबाता है? ऐसा तो है नहीं। इसका अपना कुछ अर्थ है। तो यहाँ शब्दों का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ अर्थ ही महत्ता रखती है। इसलिए हम वार्ता में कहते हैं अर्थ का महत्व शब्दों के महत्व से ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं शास्त्र पर। जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी वार्ता और शास्त्र में अंतर क्या है। शास्त्र क्या है? ये ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है वार्ता का। यहाँ शब्दों का महत्व अर्थ के महत्व से ज़्यादा है। शब्दों का महत्व, यहाँ शब्दों का महत्व ज़्यादा है और यहाँ जो अर्थ है वो शब्द पर ही टिके हैं। अर्थ जो है शब्द पर ही टिके हुए हैं क्योंकि शब्दों का महत्व ज़्यादा है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं गुरुत्वाकर्षण। इस शब्द का महत्व ज़्यादा है, समझ रहे हैं? और इसका अर्थ इस शब्द पर ही टिका हुआ है, ठीक है? यहाँ ऐसा नहीं है कि बोल कुछ और रहे हैं, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। यहाँ जो बोल रहे हैं उसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है? तो इस तरह के यहाँ पे जो मूलतः वाक्य आते हैं वो विज्ञान, सिद्धांत आदि से जुड़े वाक्य आते हैं, थेसिस, इन सब से जुड़े वाक्य आते हैं। तो विज्ञान में जो भी वाक्य आते हैं उसका अपना एक स्पेसिफिक अर्थ होता है। जो शब्द हैं वो उस अर्थ को कंटेन करते हैं। तो वहाँ शब्दों का महत्व है। आप शब्द बदल देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, लेकिन वार्ता में आप शब्दों को बदल कर भी सेम अर्थ को कायम रख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा, और भाई क्या हालचाल, इसका अपना एक मतलब है। अब मैं शब्द को बदल देता हूँ, क्या भाई ठीक हो?
इसका भी मतलब वही है। तो वार्ता में शब्द बदल जा रहे हैं, लेकिन अर्थ सेम रखा जा सकता है क्योंकि अर्थ का महत्व है। लेकिन शास्त्र में आप शब्द बदल देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। यहाँ शब्द महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी अपनी एक वैल्यू है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें आप बदल दो, गुरुत्वाकर्षण की जगह कुछ और लगा दो, पृथ्वी की जगह चांद लगा दो, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ वार्ता और शास्त्र में। अब हम आते हैं साहित्य पर। साहित्य क्या है? इसमें शब्द और अर्थ दोनों का बराबर महत्व होता है। शब्द का महत्व बराबर अर्थ का महत्व, या फिर शब्द और अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। यानी कहीं शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कहीं अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ महत्व को लेके आप हमेशा प्रतिस्पर्धा रहेगी शब्द और अर्थ के बीच में, वही साहित्य है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए कि कई बार आपको किसी पंक्ति में शब्द का महत्व ज़्यादा नज़र आएगा, कई बार शब्द साधारण होंगे, अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, कई बार अर्थ साधारण होगा, शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये आपको साहित्य में नज़र आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल है, चंपा की डाली पर चिड़ियाँ चहक रही हैं। क्या है एग्जांपल? चंपा की डाली पर चिड़ियाँ चहक रही हैं। इसमें कोई बहुत गंभीर अर्थ छुपा हुआ नहीं नज़र आता है, लेकिन अगर शब्दों की बात करें तो शब्दों की बात करें तो यहाँ च, यहाँ च, यहाँ च, तो च का जो अनुप्रास अलंकार बन रहा है, इसकी वजह से इसमें मिठास और आकर्षण ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ शब्दों का महत्व ज़्यादा दिखता है। वैसे ही आप अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कबीर का एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस दोहे में शब्द बहुत साधारण है, लेकिन अर्थ जो है वो अत्यंत गहरा है, समाजोपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ की प्रधानता हो जा रही है। कई बार आपको दिखेगा कि अर्थ और शब्द दोनों में समन्वय नज़र आएगा, तो आपका वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे अर्थ का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिकली साहित्य है, जहाँ आपको लगातार दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा नज़र आएगी। अब जब हम वांग्मय से बढ़ते हुए उसके तीनों भेद तक आ चुके हैं और आगे चलकर हम साहित्य तक पहुँच गए हैं, तब हम पढ़ते हैं कि दरअसल साहित्य है क्या। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि दरअसल साहित्य है क्या। किसी रचना को साहित्य कहने के लिए किन कसौटियों पर खरा उतरना होगा? तो देखिए, किसी भी रचना को साहित्य कहने के लिए मूलतः 3 कसौटियों को पूरा करना होगा। जैसे कि इनमें से पहली कसौटी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो। दूसरी कसौटी क्या है? साहित्य को सजोरहित हम लिख सकते हैं। दूसरी कसौटी क्या है? जिसमें समाज के व्यापक हित की भावना मौजूद हो। और तीसरी कसौटी क्या है?
जिसमें रमणीयता हो या सौंदर्य हो। अगर कोई भी रचना इन 3 कसौटियों पर पूरा उतरता है, 3 कसौटियों पर खरा उतरता है, तो हम कहेंगे कि वो एक साहित्यिक कृति है, वो एक साहित्यिक रचना है। ठीक है, अब इसमें इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। नंबर 2 जो आता है उसको समझते हैं, नंबर 3 जो आता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रचना है जिसका नाम है गली का गुंडा। ऐसा किसी ने कोई कहानी लिखा, और आमतौर पर रेलवे स्टेशन के किनारे जो पुस्तकों की दुकानें होती हैं उनमें आपको इस तरह की कहानियों की किताबें मिल जाएंगी। परियों की कथा। मुझे ये बताइए कि इस तरह के पुस्तकों का क्या समाज के व्यापक हित को लेकर किसी तरह का कोई संदर्भ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इस तरह की रचनाएं सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इनका सामाजिक सरोकार शून्य है, इनका सामाजिक सरोकार शून्य है, इसीलिए इनको हम साहित्य की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो किस पर रखेंगे? ये साहित्य नहीं है। कौन है साहित्य? तुलसी का काव्य, ये साहित्य है। क्यों? क्योंकि तुलसी की रचना में कवितावली में आप देखेंगे कि समाज के अलग अलग मुद्दों पर कई तरह की चर्चाएं हैं। आप कबीर की रचनाओं में देखेंगे, कबीर का जो काव्य है आप उसमें देखेंगे वो समाज के आडंबरों पर चोट करते हैं, जिससे समाज का व्यापक हित सिद्ध होता है। इसलिए कबीर का काव्य, तुलसी का काव्य समाज के व्यापक हित की बात करता है, इसलिए साहित्य की श्रेणी में आने के लिए दावा कर सकता है। लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी है जो ये डिसाइड करता है कि कोई रचना साहित्य होगी या नहीं होगी, और वो है रमणीयता, सौंदर्य। रमणीयता और सौंदर्य कैसे लाया जाता है? आमतौर पर कल्पना के माध्यम से। कल्पना के माध्यम से कोई भी रचनाकार अपने उपन्यास में, अपनी कविताओं में कल्पना के माध्यम से कुछ समावेशित करता है, और इस कारण उसकी रचना में रमणीयता आती है, सौंदर्य बोध प्रकट होता है। आप फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं, उसमें कोई सौंदर्य बोध नहीं होता। वो बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव किस्म का सब्जेक्ट है, जिसमें रमणीयता नहीं है, जिसमें सौंदर्य नहीं है। लेकिन जब आप गोदान पढ़ेंगे, आप एक नाटक पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, उसमें आपको सौंदर्य बोध नज़र आएगा, उसका शिल्प आपको आकर्षित करेगा, उसकी भाषा शैली आपको आकर्षित करेगी। आप बिहारी का काव्य पढ़ेंगे, बिहारी की दोहे पढ़ेंगे, अज्ञेय का साहित्य पढ़ेंगे, उसमें आपको रमणीयता नज़र आएगी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अज्ञेय, और हम ले लेते हैं बिहारी का काव्य। तो अब देखते हैं कि साहित्य क्या है। ओवरऑल साहित्य 3 हिस्सों में, अगर कोई भी रचना 3 अलग अलग हिस्सों पर, 3 अलग अलग कसौटियों पर खरी उतरती है, तो हम कहेंगे कि वो साहित्य है। वो 3 कसौटियाँ क्या हैं? पहला, शब्द और अर्थों के बीच प्रतिस्पर्धा नज़र आती हो। दूसरा, उसमें समाज का व्यापक हित की भावना मौजूद हो। और तीसरा, उसमें रमणीयता हो, सौंदर्य हो। ठीक है, ये हो गया साहित्य। आगे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का साहित्य। तो हिंदी के साहित्य के सिलेबस में जो भी रचनाएं हैं, जो भी उपन्यास है, जो नाटक है, जो कहानियाँ हैं, उन सब में आपको ये 3 तत्व नज़र आएंगे। वो सारी रचनाएं इन तीनों कसौटियों पर खरी नज़र आएंगी।
इसलिए हम उनको साहित्य कहेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है? अब तक हमने देखा वाङ्मय क्या है, माफ़ करना, अब तक हमने देखा वाङ्मय क्या है। वाङ्मय से बढ़ते बढ़ते हम साहित्य तक आए। ठीक है, हमने साहित्य की कसौटियाँ देखी। अब हम देखेंगे साहित्य का प्रकार क्या है। ठीक है, कितने तरह के साहित्य होते हैं। तो आपको पता ही है, बेसिकली हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, एक पद्य साहित्य, दूसरा गद्य साहित्य, और एक तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं चंपू काव्य। 3 तरह के साहित्य हुए, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, तीसरा चंपू काव्य। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री, इसको कहते हैं प्रोज। और ये क्या है? दरअसल ये गद्य पद्य मिश्रित साहित्य है, गद्य पद्य मिश्रित साहित्य है। इसी को हम चंपू काव्य कह रहे हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का एक रचना है यशोधरा। किसकी ये रचना है? गुप्त जी की। इसमें आपको गद्य और पद्य का मिश्रण नज़र आएगा। ठीक है, अब आते हैं पद्य और गद्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पद्य को, पोएट्री को। आमतौर पर किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि पोएट्री क्या है, कविता क्या है, कविता का अनिवार्य तत्व क्या है, तो वो आपको बताएगा कि कविता में तुक तो होने ही चाहिए। आज के दौर में मंचीय कवियों का दौर है। मंच पर कई कवियों को आपने सुना होगा, वीडियोस में देखा होगा। उनकी कविताओं में आपको तुकबंदी नज़र आएगी। जैसे कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कहीं धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। पहली पंक्ति में क्या है? पागल है। दूसरी पंक्ति में क्या है? बादल है। तो ये तुक से तुक बैठ रहा है। आप कहेंगे कि ये कविता है। बात ठीक है, ये कविता है, लेकिन तुक से तुक बैठना कविता का अनिवार्य तत्व नहीं है। तुक बैठाना कविता नहीं है। कविता में तुक बैठ भी जाता है। ठीक है, तुक कविता का फिर अनिवार्य तत्व क्या है? जैसे मैंने अब तक कहा कि तुक से तुक बैठाना ये अनिवार्य नहीं है। तो क्या अनिवार्य है कविता के लिए, पोएट्री के लिए? लय का होना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? लय का होना अनिवार्य है। अब लय क्या है? दरअसल ये लय ही है जो गद्य और पद्य को अलग करता है। ये लय ही है जो गद्य पद्य को अलग करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि गद्य और पद्य में मूल अंतर क्या है, तो आप कहेंगे कि लय का अंतर है। पद्य में लय होता है, अनिवार्यतः होता है। गद्य में लय नहीं होता है, अनिवार्यतः नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब जानना होगा कि लय का मतलब क्या है। तो लय को इंग्लिश में कहते हैं हम रिदम। रिदम का मतलब होता है लय। तो जानना है कि लय दरअसल बनता कैसे है, लय दरअसल होता क्या है। तो लय का सीधा सीधा मतलब है जिसके उच्चारण में प्रवाह हो। क्या मतलब है? जिसके उच्चारण में प्रवाह हो। प्रवाह हो का मतलब क्या है? एक फ्लो हो। प्रवाह का मतलब क्या है? एक फ्लो हो। तो जिन पंक्तियों के उच्चारण में आपको एक फ्लो नज़र आए, वो प्रवाह है, वो प्रवाह ही लय है। अब ये लय बनता कैसे है? जैसे मैं पहले एक एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे यदि तुक से तुक मिला तो उसमें प्रवाह तो नेचुरली आ ही जाता है।
तो उसमें तो लय रहेगा ही रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुक से तुक मिलाकर ही लय को बांधा जा सके। जैसे आप एक कविता असाध्य वीणा पढ़ेंगे, उसमें लय नज़र नहीं आता, उसमें लय नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रवाह है। जैसे एक मैं 2 पंक्तियाँ बोलता हूँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तो यहाँ क्या है, तुक से तुक मिल रहा है, तो ये तो पोइट्री है ही। लेकिन अगर आप असाध्य वीणा को पढ़ेंगे तो उसमें ये तुकबंदी नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको उसमें एक प्रवाह नज़र आएगा, आपको उसमें एक लय नज़र आएगा। जैसे असाध्य वीणा की कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। लघु संकेत समझ राजा का गण दौरे, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभा की उत्सुक आँखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रेमवत के चेहरे पर। इसमें आपको तुकबंदी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप एक प्रवाह में बहते चले जाएंगे, इसलिए इसको हम पोएट्री कहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं गद्य। नहीं, इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर पद्य में लय बनाया कैसे जाता है, लय बनते कैसे हैं। तो एक बेसिक सा रूल है कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय है। यानी आप अपने वाक्यों को यदि व्याकरण के नियमों के अनुसार बोलते हैं तो आपको प्रवाह नहीं मिलेगा, आपको व्याकरण को तोड़ना होगा। वाक्य निर्माण में क्रम भंग होने से ही लय पैदा होता है। क्रम जितना ज़्यादा भंग होगा उतना ज़्यादा लय पैदा होगा। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कैसे क्रम भंग कर कर व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर कर लय बनाया जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल है, आज 8 सितंबर है। हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है। इसमें मैंने व्याकरण के नियमों का भरपूर ख्याल रखा है। ठीक है, चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। ये क्या है, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए लिखा गया वाक्य है। अब आइए ज़रा व्याकरण के नियमों को भंग करते हैं और इसमें लय पैदा करते हैं। हम लिखेंगे ऐसे, 8 सितंबर है आज। पहली कक्षा है आज साहित्य की। पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी गंभीरता से। देख रहे हैं घड़ी बीच बीच में। अब ज़रा देखिए, इसमें जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ भी है। हमने वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसमें मैंने व्याकरण के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया है। यहाँ मैंने व्याकरण के नियमों को
मानते हुए, उसका पालन करते हुए वाक्य का निर्माण किया है। तो आपको अंतर साफ साफ नज़र आ रहा होगा। इसको आप पढ़िएगा तो आपको एक फ्लो नज़र आएगा, एक प्रवाह नज़र आएगा, इसलिए इसमें एक लय है। तो हम इसको पोएट्री कह सकते हैं, हम इसको पद्य कह सकते हैं, जबकि ये गद्य का हिस्सा है, क्योंकि इसमें प्रवाह नहीं है, इसमें प्रवाह नहीं है, इसमें प्रवाह है। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं पद्य। ये एक्चुअली में पद्य है। तुक होना पद्य होने का अनिवार्य शर्त नहीं है, लय होना पद्य होने का अनिवार्य शर्त है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिर गद्य क्या है। तो गद्य वही है जो पद्य नहीं है, वो गद्य है। मतलब जिसमें लय नहीं है वो गद्य है। और क्या, जो व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, व्याकरण के नियमों से बंधा हो, वही है गद्य। अब गद्य में भी कई प्रकार हैं, जो हम आगे देखते हैं। गद्य कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं गद्य के अलग अलग प्रकार। तो बेसिकली इसको 3-4 अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है, जैसे कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, तीसरा है विचार प्रधान गद्य, और अन्य हम कह सकते हैं अन्य विधाएं, गद्य की अन्य विधाएं। कथात्मक गद्य यानी जो हमारे सिलेबस का कथा साहित्य वाला हिस्सा था, वो दरअसल कथात्मक गद्य में आता है। इसमें क्या क्या पार्ट रहेगा, जैसे कहानी और उपन्यास इसके हिस्से होंगे। कौन कौन सी कहानियाँ हमको पढ़नी है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से उपन्यास पढ़ने हैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। दृश्य प्रधान गद्य, इसमें क्या आएगा, नाटक आएगा। कौन कौन से नाटक हमको पढ़ने हैं हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब नाटक इसमें क्यों आएगा, क्योंकि नाटक को मंच पर मंचित किया जाता है, इसलिए उसको देख सकते हैं, उसका अपना एक दर्शक वर्ग रहता है, इसलिए नाटक को दृश्य प्रधान गद्य कहते हैं। विचार प्रधान गद्य में क्या आएगा, तो इसमें आएगा निबंध। हमको कुछ निबंध पूरे सिलेबस में पढ़ने हैं, जैसे चिंतामणि है, निबंध निलय है, ये विचार प्रधान गद्य है, इसमें विचारों की प्रधानता होती है। इसके अलावा है आलोचना है, समीक्षा है, ये हो गए विचार प्रधान गद्य। कुछ अन्य विधाएं भी हैं, जैसे पत्र साहित्य। पत्र साहित्य जैसे नेहरू ने इंदिरा को पत्र लिखा, तो एक पत्र साहित्य का हिस्सा हम मान सकते हैं। आपने अखबारों में यात्रा वृतांत पढ़े होंगे, तो ये यात्रा वृतांत गद्य के कुछ अन्य विधाओं का हिस्सा है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टाज हिंदी में कहते हैं, ये गद्य की कुछ विधाएं हैं। दैनंदिनी, जिसको हम डायरी कहते हैं, डायरी लेखन, ये क्या है, ये भी गद्य की एक विधा है। इसके अलावा संस्मरण है, रेखा चित्र है। इनको हम आगे अपने सिलेबस का जो हिस्सा जब हम उस कवर करेंगे उस समय इन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरी ओर से आज के लेक्चर का पूरा हिस्सा। आज हमने क्या क्या देखा एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमने देखा है वाङ्मय। वाङ्मय क्या है, हम वाङ्मय, उसके बाद हमने इसके भेद देखे। आगे चलकर हमने साहित्य को पढ़ा, साहित्य क्या होता है,
फिर हमने साहित्य के भेद पढ़े। क्या क्या, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। हमने पद्य को समझा, गद्य को समझा और चंपू काव्य को समझा। इसके बाद हमने गद्य के भेद पढ़े। तो ये रहा आज, ये पूरा का पूरा हमारा आज का चर्चा रहा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है। अगर आपको लगे कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए तो आप इसको स्कैन करके उससे जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।